आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या इसी को कहिए कर्नाटक का युद्ध। फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक का युद्ध देख लीजिए। आप देखेंगे यूरोप में मध्य युग के बाद का समय जो है वो वाणिज्यवाद के नाम से जाना जाता है। मध्य युग के बाद का समय वाणिज्यवाद के नाम से जानेंगे। और वाणिज्यवादी जो थे वो चाहते थे उनके व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो, और वृद्धि इस ढंग से हो कि व्यापार संतुलन हमेशा उनके अपने पक्ष में बना रहे, और संतुलन हमेशा पक्ष में बना रहे। एक विद्वान है E.J. हॉब्सबॉम, E.J. हॉब्सबॉम और E.J. हॉब्सबॉम जो है ये वाणिज्यवाद के दो प्रमुख लक्षण बताता है। नंबर एक, राज्य के द्वारा व्यापार को आर्थिक मदद पहुंचाना। नंबर दो, उपनिवेशों में शक्ति का प्रयोग करके अपने व्यापार की रक्षा कर। दो लक्षण हुए, एक तो राज्य आर्थिक मामलों में व्यापार को सहायता पहुंचाए, दूसरे उपनिवेशों में सैनिक शक्ति के प्रयोग के द्वारा राज्य व्यापार की रक्षा करे। और इस तरह से जो व्यापारिक कंपनियां हैं उन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ, और राज्य का संरक्षण प्राप्त कर ये व्यापारी कंपनियां प्रोत्साहित हुई। व्यापारी कंपनियां जो हैं वो सब की सब प्रोत्साहित हुई, और अब अपने व्यापारिक अधिकारों के साथ साथ वो राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी पाल बैठी। परिणाम, जब कंपनियां राज्य से इस तरह से जुड़ गई तो एक तो कंपनियां प्रोत्साहित होंगी और वो आर्थिक माने व्यापारिक के साथ साथ राजनैतिक महत्वाकांक्षा पाल लेंगी। दूसरे क्या होगा कि स्वदेश में अगर वो राष्ट्र जिनकी कंपनियां हैं आपस में संघर्षरत हो गए तो उपनिवेशों में कंपनियां न चाहते हुए भी एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हो जाती थी। और यूरोप में अगर उन राज्यों में संधि हो गई तो उपनिवेशों में भी कंपनियों को संधि करना पड़ता था। और इस समय की स्थिति क्या थी कि अंग्रेज जो हैं ये पहले ही पुर्तगालियों और डचों को पराजित करके कमजोर कर चुके थे, और अब उनके प्रतिद्वंदी के रूप में नई शक्ति फ्रांसीसी आ चुके थे। परिणाम अब आगे का जो संघर्ष होगा कंपनियों में वो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों में होगा, जिन्हें हम शॉर्ट में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में जानेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के रूप में जानेंगे। इधर भारत की स्थिति देखेंगे
कि 17वीं सदी के अंतिम दशकों में इस तरह का प्रयास एक बार कंपनियां की थी, लेकिन औरंगजेब के चलते उनकी महत्वाकांक्षा जो है पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 1750 के दशक में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो कंपनियां फिर से अपने राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने में जुट गई। अब भारत की इस समय स्थिति क्या है, तो भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में जो सीले मराठे हैं, और इसलिए इस क्षेत्र में कंपनियां अभी हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। यहां पर देखेंगे बंगाल वाले पोर्शन में अली वर्दी खां है, और अली वर्दी खां भी एक योग्य नवाब था, और वहां भी वो राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन दक्षिण भारत जो है, यहाँ की राजनैतिक स्थिति इस समय कमजोर थी, और अब परिणाम स्वरूप इसी क्षेत्र में ये कंपनियां आपस में संघर्षरत हो जाएंगी, और इसी के परिणाम स्वरूप कर्नाटक क्षेत्र में अंग्रेजों फ्रांसीसियों के मध्य में 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध के रूप में जानेंगे। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध ऐसे तो 1740 से 48 के गैप में हो रहा, लेकिन मुख्य रूप से 1740 से 48 के बीच भारत में लड़ा गया, और युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो यूरोप में 17 ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और यह युद्ध 1740 से 48 के बीच में यूरोप में लड़ा गया था। इसी युद्ध का विस्तार प्रथम कर्नाटक युद्ध था। तो इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। और इस युद्ध का अंत 1748 में ए ला सापल जैसे उच्चारण पढ़ते हैं, ला चैपल ये या ला चैपल्ले की संध, लेकिन सही रूप में पढ़ा जाता है ए ला सापल की संधि 1748। वास्तव में ए ला सापल की संध से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप जो है
कर्नाटक का पहला युद्ध भी समाप्त हो गया। तो दो बिंदु ये याद करिए, एक तो प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा कब गया, 1746 से 48 के मध्य में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किससे हुआ, ए ला सापल की संधि के द्वारा। और इस युद्ध के दौरान प्रसिद्ध सांथोमी की घटना घटी। प्रसिद्ध सांथोमी की घटना घटी। आगे देखेंगे, सांथोमी की घटना बहुत महत्वपूर्ण है और यही घटना अंतिम में अंग्रेजों को भारत विजित करने में उनके लिए सहायक हुई। मामला क्या है कि मद्रास के समीप सांथोमी है और जो डुप्ले, इस समय डुप्ले जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर था और डुप्ले ने मद्रास को घेर लिया। इस समय कर्नाटक का नवाब था, कर्नाटक के अंतर्गत ही मद्रास आ रहा, का नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन जो है, इसने डुप्ले के पास आदेश भिजवाया वो घेरा हटा ले, वो मद्रास का घेरा हटा ले। डुप्ले महाधूर्त था, उसने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं मद्रास आपको सौंपने के लिए ही जीत रहा हूं, मतलब मैं मद्रास विजित करके आपको सौंप दूंगा। लेकिन अनवरुद्दीन डुप्ले की चालाकी को भाप गया और महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की सेना डुप्ले के विरुद्ध भेज दी। डुप्ले के विरुद्ध जो है 10,000 की सेना भेज दिया, जिसे डुप्ले ने मात्र 230 फ्रांसीसी 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय सैनिकों की मदद से आसानी से पराजित कर दिया। 10,000 की भारतीय सेना गई है और डुप्ले पराजित कर रहा, इसे केवल 230 यूरोपीय सैनिक और 700 भारतीय सैनिकों की मदद से। और अभी तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका कोई महत्व नहीं लग रहा है, बस ये लग रहा है कि एक छोटी सी झड़प मात्र है। लेकिन याद करिए, मतलब सोचिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है। इसका मतलब हुआ कि छोटी, किंतु मैंने पहले तो ये हुआ, एशियाई सेनाएं इस समय भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह गई। दूसरे, छोटी और अनुशासित सेना बड़ी से बड़ी एशियाई सेनाओं को पराजित कर सकती है। और अब ये बात डुप्ले के शैतानी दिमाग में घूमना शुरू हुई और इसी का परिणाम रहा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो पहला तो क्लियर हो गया होगा, 4-5 पॉइंट केवल याद करना है। कारण, ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त, केला सापल की संध से, और बाकी ये सांथोमी वाली घटना। ये 3 पॉइंट्स यहां पर विशेष महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष
या कर्नाटक का युद्ध। और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है ये 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया। 54 के बीच में लड़ा गया। अब देखेंगे जो डुप्ले है, डुप्ले जो है ये राजनैतिक महत्व पाल डाला। और जब वो परिस्थिति पर विचार कर रहा है तो इस समय की परिस्थिति क्या है कि अंग्रेज बंगाल और बंबई में स्थापित है, दक्षिण में भी मद्रास में स्थापित है। तो अंग्रेजों के 3 मुख्य केंद्र हैं भारत में, मद्रास, कलकत्ता या वही कहिए बंगाल और बंबई। और अंग्रेज केवल दक्षिण में है पांडिचेरी। सारी गलत हमने बोल दी। अंग्रेज बंबई, बंगाल और तमिलनाडु में मद्रास में स्थापित है, फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी। इस तरह से भारत में शक्ति और साधनों की दृष्टि से डुप्ले या कहिए फ्रांसीसी अंग्रेजों से कमजोर थे। दूसरे, स्वदेश से आपूर्ति का जो मामला है उसमें अंग्रेज जो है माने इंग्लैंड, वो कंपनी के मामलों में विशेष रुचि लेता था और यथाशीघ्र वो इंग्लैंड से सहयोग भेज देता था, जबकि फ्रांस कोई विशेष रुचि नहीं लेता था और फ्रांस से समय पर कोई मदद कंपनी को नहीं मिल पाती थी। तो भारत में स्थलीय साधनों की दृष्टि से और स्वदेश से आपूर्ति की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से डुप्ले माने फ्रांसीसी अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थे। और जाहिर एक आम आदमी होता डुप्ले की जगह, वो युद्ध वगैरह के बारे में सोचता भी नहीं। लेकिन डुप्ले का शैतानी दिमाग काम करेगा और सांथोमी की घटना उसके मन मस्तिष्क में रिपीट हो जाएगी कि किस तरह से एक छोटी अनुशासित सेना ने विशाल सेना को पराजित किया था। अब डुप्ले सोचेगा भले मैं अंग्रेजों की तुलना में हर मामले में कमजोर हूं, लेकिन अपनी छोटी सी सेना के मदद से भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करके, विशेष करके जब भारतीय राज्यों में आपस में उत्तराधिकार की स्थिति हो, उस स्थिति में किसी एक पक्ष की मदद करके उसे शासक बनाकर उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का लाभ अपने पक्ष में उठाकर वो अंग्रेजों से शक्तिशाली हो सकता। तो हम कहना चाह रहे समझ में आ रहा, भले उसकी छोटी सी सेना है, लेकिन ऐसे अवसर जब भारतीय रजवाड़ों में आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हो तो किसी एक पक्ष का वो सपोर्ट कर दे और अपना सपोर्ट दे करके उसे शासक बना दे, और फिर उस शासक की प्रतिष्ठा शक्ति का उपयोग अपने हित में करके वो अंग्रेजों से शक्तिशाली बन सकता है। और इस तरह से जो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो रहा, इस समय यूरोप में दोनों देशों माने फ्रांस इंग्लैंड में कोई युद्ध नहीं हो रहा, आपस में शांति थी। लेकिन अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के चलते कंपनियां भारत में एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत हो गए। मामला क्या हुआ, जो अंग्रेज थे ये तंजौर
के मामले में हस्तक्षेप कर दिए, तंजौर के मामले में हस्तक्षेप कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप डुप्ले ने हैदराबाद में सलावत जंग और कर्नाटक में चंदा साहब की मदद करने लगा, कर्नाटक में चंदा साहब की मदद करने लगा और इन दोनों का पक्ष लेके दोनों राज्यों में डुप्ले ने हस्तक्षेप कर दिया, डुप्ले ने हस्तक्षेप कर दिया। और आगे देखेंगे कि जो डुप्ले है इस तरह से हस्तक्षेप किया और परिणाम दोनों में संघर्षरतता की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन डुप्ले की इस खर्चीली नीति से ऊबकर फ्रांस सरकार उसे वापस बुला ली। मतलब उसकी महत्ता योजना को नहीं समझ पाई फ्रांस सरकार, उसे वापस बुला ली और उसके स्थान पर गोडेहू को भेज दिया। गोडेहू अब फ्रांसीसी बस्तियों का चीफ बन के आ गया गोडेहू। और गोडेहू ने 1755 में पांडिचेरी की संधि की और इस पांडिचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? व्यापारिक कंपनियों द्वारा दक्षिण के मामले में हस्तक्षेप और इसका अंत कहां से हुआ? गोडेहू की संधि से। अब यहां पे हम लोग डुप्ले को देख रहे हैं। डुप्ले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डुप्ले को जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि डुप्ले जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। डुप्ले पहली बार 1720 में पांडिचेरी में एक उच्च पद पर नियुक्त हुआ था, लेकिन किसी गमन के मामले में 1726 में निलंबित हो गया। लेकिन डुप्ले भारत में ही रहा और अपने एजेंट के माध्यम से फ्रांस में माने स्वदेश में रिट किया और अंततः जो देखेंगे कि जो डुप्ले जो है वो विजयी हुआ और 1726 में जब वो विजय मतलब केस जीत गया तो उसे पांडिचेरी का गवर्नर बना दिया। आगे क्या घटना हुई? 1741 में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था, ये वापस गए और ड्यूमा के वापस जाने पर अब डुप्ले को भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और अब डुप्ले जो है ये 1741 से 54 तक भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का चीफ या कहिए फ्रांसीसी गवर्नर जनरल के पद पर रहेगा और डुप्ले ही रहेगा। और देखेंगे कि दक्कन के नवाब मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब था, ने कन्याकुमारी से जो है मुजफ्फर जंग ने जो है इसे
मुजफ्फर जंग ने दक्कन में इसे कन्याकुमारी तक का नवाब नियुक्त करवा दिया था और मुगल बादशाह से उसके पद की पुष्टि भी करवाई थी। और यही डुप्ले पहला व्यक्ति है जिसने भारतीय राज्यों से पैसे लेकर उन्हें अपनी सेनाएं किराए पर दी। मतलब सहायक संघ प्रणाली का मूल जनक डुप्ले ही था। सहायक संघ प्रणाली जो आगे चर्चित होगी बेलेजली के साथ, उसका जनक डुप्ले ही था। सहायक संघ का मूल क्या है? भारतीय राज्यों से कुछ पैसे वैसे लेके उनको अपनी सेना दे। तो सहायक संघ प्रणाली का मूल जनक डुप्ले ही था। और इस तरह डुप्ले ने उस हथकंडे को पहले ही अपना लिया था जिसे अपनाकर आगे अंग्रेज भारत को विजित करने में सक्षम रहे। इसलिए जो है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डुप्ले के द्वारा ही रखी गई। 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। सहायक संघ प्रणाली का जनक कौन है? डुप्ले। और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव किसने रखी? डुप्ले। ये हो गया आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। और ये दो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में प्रथम और द्वितीय युद्ध हम लोग देख चुके और अब देखने चल रहे हैं तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक का तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। इस युद्ध का मूल कारण यूरोप में लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध था। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध था। और इस युद्ध का तात्कालिक कारण बंगाल में अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार करना था। तो 2 कारण जानिए। एक मुख्य कारण यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध और तात्कालिक कारण बंगाल में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अंग्रेजों के द्वारा अधिकार करना। लेकिन वास्तव में युद्ध तो शुरू हो गया 1756 में, लेकिन ये तुरंत 1756 में शुरू हो गया, लेकिन ये तुरंत बड़े पैमाने पर नहीं लड़ा गया। एक
क्लियर हो गया। और आप देखेंगे कि लेकिन शुरू में ही ये युद्ध या भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज बड़े पैमाने पर एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत नहीं हो पाए। कारण समय देख रहे होंगे कि उधर बंगाल में बंगाल में कहिए सीधे फोर्ट विलियम का मामला आ गया और सिराजुद्दौला ने है ना 20 जून 56 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। और अब अंग्रेजों को जो है फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार करना आवश्यक लगा। फ्रांसीसियों की क्या स्थिति है कि हैदराबाद में हुस्सी को रखा गया था और हुस्सी की मदद में फ्रांसीसियों को सेना भेजना था। इसलिए आरंभ में यह युद्ध बड़े पैमाने पर नहीं लड़ा गया, क्योंकि दोनों ही कंपनियां युद्ध की स्थिति में नहीं थी। जब जैसे सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होगा तैसे ही भारत में दोनों युद्ध की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन शुरू में ही बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं होगा। उसका कारण यही रहेगा कि अंग्रेजों को बंगाल में मदद भेजनी है और फ्रांसीसियों को हैदराबाद में बुस्सी के पास मदद भेजनी है। अब देखेंगे कि वाटसन के नेतृत्व में बल्कि ये कि वाटसन और कलाऊ के नेतृत्व में बंगाल जो सेना भेजी गई थी, याद आ रहा कि नहीं? जब फोर्ट विलियम पे अधिकार हो गया था तो वहां कर्नाटक में जो सेना फ्रांसीसियों के विरुद्ध इकट्ठा की गई, अब वो सेना वाटसन और कलाऊ के नेतृत्व में बंगाल भेज दी जाएगी। बंगाल वाली घटना तो अलग है, वाटसन यहीं बंगाल में मर जाएगा। वाटसन का उत्तराधिकारी बनेगा पोकाक। ये वाटसन का उत्तराधिकारी बनेगा। और अब इसी पोकाक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बंगाल से मतलब कलकत्ता से कर्नाटक वापस जाएगी। अब की बार फ्रांसीसियों को स्वदेश से मदद मिली और लाली को समस्त प्रशासनिक और सैनिक अधिकार देकर भारत का चीफ नियुक्त किया गया। और आप देखेंगे कि लाली जो है उच्च सैनिक क्षमता का व्यक्ति था और इसे जब संपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक अधिकार दे दिए तो सफलता क्लियर थी। लेकिन एक कमी रह गई, जल सेना पर इसे अधिकार नहीं थी। और यही कमी अंततः फ्रांसीसियों की पराजय का कारण बनेगा। आगे देखेंगे कि जो लाली जो है इसने बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया। यह निर्णय इसका गलत रहा, क्योंकि जब लाली बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया तो अब अंग्रेजों को हैदराबाद में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। दूसरे देखेंगे अवसर मिल गया और उधर इंग्लैंड से 1759 में आयरकूट को भेजा गया। आयरकूट भारत पहुंचते ही पहले छोटे छोटे युद्धों में फ्रांसीसियों को पराजित किया
और अंततः 1760 में 1760 में वांडीवास के निर्णायक युद्ध में, वांडीवास के निर्णायक युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप में पराजित कर दिया गया। बुस्सी को बंदी बना लिया गया, बुस्सी को बंदी बना लिया गया। इसके बाद लाली जो है वो भाग खड़ा हुआ और वो पांडचेरी में जाकर, पांडचेरी में जाकर के मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आयरकूट आगे पांडचेरी पहुंचा और जल स्थल दोनों तरफ से घिरी पांडचेरी ने शीघ्र ही 1760 में ही 1761 में समर्पण कर दिया और इस तरह से लाली भी बंधक हो गया। लाली भी जो है उसे भी बंधक बना लिया गया। और आगे देखेंगे कि 1763 में इंग्लैंड में पेरिस की संधि, पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और उसी युद्ध से तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त मान लिया, लेकिन मान लिया गया। अब स्थिति क्या बनी कि जो पेरिस की संधि हुई उसके तहत शर्त लगा दी गई कि केवल चंद नगर को छोड़कर, केवल चंद नगर को छोड़ करके समस्त फ्रांसीसी बस्तियां जो हैं उन पर अंग्रेजों का अधिकार हो। दूसरे, फ्रांसीसी चंद नगर की भी किलेबंदी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला करके जो है तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी हमेशा के लिए कमजोर हो गए। पुर्तगाली और डच को पहले ही अंग्रेज कमजोर कर चुके थे और अब भारत में यूरोपीय व्यापारियों में अंग्रेज ही सर्वे सर्वा हो। उधर लाली का क्या हुआ कि इसे 2 वर्षों तक इंग्लैंड में कैद रखा गया और 2 वर्ष बाद जब 61 में कैद हुआ है, 63 की संधि हुई, तो मतलब 1763 में लाली को वापस फ्रांस भेजा गया और फ्रांस में भी 2 वर्ष तक, फ्रांस में 2 वर्ष तक बेस्तिल जेल में, बेस्तिल जेल में कैद रखा गया और अंततः वहीं पर उसे फांसी दे दी। बेस्तिल जेल में कैद रखा गया और अंततः उसे फांसी दे दी। और अब हम लोग इस तरह से तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध देख लिए। किसी में भी कोई भी दिक्कत हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें और फिर आगे बढ़े। नहीं, वास्तव में वो सरकार की अपनी नीति है। अब जो यहाँ पे वो लाली असफल हुआ, उस असफलता के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फ्रांसीसियों की जो पराजय हुई उसके जिम्मेदार लाली को ठहराएंगे और उसी मामले में उसको फांसी दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का भारतीय रियासतों से संबंध। कंपनी माने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सब गए। कंपनी का भारतीय
रियासतों से संबंध। आप देखेंगे कंपनी और भारतीय रियासतों के जो संबंध थे वो इन बातों पर निर्भर करते थे कि बदली हुई परिस्थितियां कैसी हैं और साथ ही गवर्नर जनरल का व्यक्तिगत व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा भी इन संबंधों को प्रभावित करती थी। बदली हुई परिस्थितियां और गवर्नर जनरल का व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा रियासतों और कंपनी के संबंधों का निर्धारण करती थी। और देखें अंग्रेज कंपनी और भारतीय रियासतों के संबंधों को हम 5 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1, कंपनी का भारतीय रियासतों से कंपनी का भारतीय रियासतों से कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता रियासतों से समानता प्राप्त करना, ये पहला चरण रहेगा। और ये चरण 1740 से 1765 तक चलेगा। 1740 से 1765 तक चलेगा और 65 तक चलेगा। और इस बीच में कंपनी जो है वो भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। मतलब 1740 के पहले कंपनी के पास कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा नहीं। 1740 में जब डुप्ले ने दक्षिण में राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो उसके चलते अंग्रेज कंपनी ने भी राजनैतिक महत्वाकांक्षा पाल ली और इस चरण में वो भारतीय राज्यों से समानता प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी। और जब 1765 में अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाएगी, वो भारतीय रियासतों के समकक्ष हो जाए। दूसरा चरण है घेरे की नीति। घेरे की नीति या इसी को कहेंगे रिंग फेंस पॉलिसी। घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी 1765 से 1813 तक रहेगी। 1765 से 1813 तक रहेगी। और घेरे की नीति जो है, ये नीति जो है शुरू कर रहा है वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो रिंग फेंस या घेरे की नीति बनाई है उसका उद्देश्य है अपने राजमाने बंगाल के चारों तरफ पड़ोसी और मित्र राज्यों की स्थापना और उनके सीमाओं की रक्षा करना। मतलब अपने आप को अपने मित्र राज्यों के घेरे में रखिए
और अपने मित्र राज्यों के सीमाओं की सुरक्षा करिए। परिणाम, अपनी सीमाएं खुद ही सुरक्षित रहेंगी। और यही रिंग फेंस की नीति का मूल है कि अब पड़ोसी के सीमाओं की सुरक्षा करिए, आपकी सीमाएं खुद सुरक्षित रहें। आगे जब बेलेजली आएगा, सहायक संघ प्रणाली चलाएगा, तो भी घेरे की ही नीति है। अंतर क्या है कि पहले क्या था, कंपनी स्वयं को अपने मित्र राज्यों के घेरे में रखती थी, माने अपने राज्य को मित्र राज्यों के घेरे में रखती थी। अब उल्टा हो गया, अब भारतीय रियासतों को कंपनी अपनी सुरक्षा के घेरे में रखती। सहायक संघ प्रणाली जब वो लाएगा, उससे वो भारतीय राज्यों को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखेगी। और इस तरह से बेलेजली की नीति अलग नहीं है, वो घेरे के नीति का ही विस्तार है। अब आगे होगा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी, ये अधीनस्थ पार्थक्य की नीति है। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है, इस नीति के संदर्भ में जानेंगे। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स शुरू कर रहा है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो बेलेजली की सहायक नीति है, वही नीति जो है वो भी अपना रहा। बस थोड़ा सा अंतर है कि जब तक सहायक संघ प्रणाली थी, सहायक संघ प्रणाली बेलेजली की है, तो उस पर जब दोनों शक्तियां माने भारतीय राजा और अंग्रेज कंपनी सिग्नेचर करते थे, तो उस पर लिखा रहता था पारस्परिक सहयोग एवं मित्रता की संधि। बेलेजली के समय में जो सहायक संधि हो रही, उस पर लिखा रहता, उसका शीर्षक होता पारस्परिक सहयोग एवं मित्रता की संधि। मानक जो सहायक संघ है, उससे भारतीय रजवाड़े कंपनी के अधीन नहीं हुए थे, बल्कि कंपनी के मित्र थे। बेलेजली ने संधियों की भाषा बदलवा दी, सारी गलत होने बोल दी। लॉर्ड डलहौजी, गलत बोला। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1713 में आए गवर्नर जनरल बन के। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, वो संधियों की भाषा बदलवा देगा। अब संधियां जो होगी सहायक ही होगी, लेकिन लिखा जाएगा अधीनस्थ सहयोग की संधि। मतलब जो भारतीय रजवाड़ा है, अब वो अधीन बनकर कंपनी से सहयोग की संधि करे। ये अधीनस्थ सहयोग की संधि। अब आगे क्या होगा, अगली नीति आपकी चलेगी। अगली नीति जो है वो रहेगी, अधीनस्थ संघ की नीति हो गई, समान संघ की नीति। ऐसे तीनों हमने किया। पहले तो हमने किया समानता के लिए प्रयास, दूसरा किया रिंग फेंस की नीति, तीसरा किया, चलिए कोई अलग नहीं, वही चीज है। अधीनस्थ जो घेरे की नीति है, उसी का विस्तार है अगली नीति, अधीनस्थ माने क्या नाम है, सहायक संधि प्रणाली। अब अगली नीति आएगी समान संघ की नीति। समान संघ की नीति। और समान संघ की नीति जो है, ये
हमने समानता के लिए प्रयास, रिंग फेंस की नीति, फिर होगा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, फिर होगा अधीनस्थ संघ की नीति। यह सुधार करिए, समान भी समानता नहीं पाए। अधीनस्थ संघ की नीति, और ये नीति चलेगी 1857 से लेकर 1935 तक। और इस चरण जो अधीनस्थ संघ की नीति है, इसमें क्या होगा कि अब कंपनी पर्याप्त सशक्त हो चुकी है। अब उसके लिए एक एक भारतीय रजवाड़े, एक तो पिद्दी पिद्दी दुनिया भर के हैं, बहुत सारी रियासतें हैं, सबसे संधि करना ये एक समस्या है। इसलिए अब आगे की नीति क्या होगी कि भारतीय रजवाड़ों का एक संघ बना दिया जाएगा और कंपनी उस संघ के साथ संधि करे। रजवाड़ों का एक ग्रुप या संघ बनेगा, कोई नरेंद्र मंडल जिसको कहते हैं, नरेंद्र मंडल मतलब रजवाड़ों का संघ, और अब कंपनी उसी संघ के साथ संधि करे। यह है अधीनस्थ संघ की नीति। अब फिर आगे क्या होगा, समान संघ की नीति, समान संघ की नीति। और समान संघ की नीति रहेगी 1935 से लेके लास्ट तक, 1947 तक, 35 से लेके लास्ट तक, 47 तक। और इस समय फिर आकर के जो है 35 में होगा क्या, पैरामाउंटेसी जो है वो रजवाड़ों पर से हटा लिया जाएगा, रजवाड़ों पर से हटा लिया जाएगा और अब वो फिर समान हो जाएंगे। और अब आगे चलेगी समान संघ की नीति। और इस तरह से कंपनी और भारतीय रियासतों के संदर्भ में संबंधों की ये 5 अवस्थाएं हम लोग पाते हैं, जिनके बारे में स्टार्ट में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इसमें हम लोग कल अपेक्षाकृत थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करेंगे, और उसमें 2 हमारे लिए विशेष है, उसमें 2 चीजों पर विशेष, मैं इसी के अंतर्गत करेंगे। 2 चीजें विशेष है, एक बेलेजली की सहायक संधि प्रणाली, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक डलहौजी की हड़प नीति, वहां से क्वेश्चन आ सकते। तो इस पर चर्चा हम लोग अब कल अगले टर्न पर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहीं भी कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए।